हाँ। बायबैक करने के लिए ये वाला पढ़ लिया था ना हमने। ये नहीं पढ़ा था अभी। ये यही चल रहा था। ओके। पोस्ट बायबैक कंडीशंस, ये हमको पढ़ना था। हमने कहा कि जब मीटिंग का नोटिस देंगे तो उसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, नेसेसिटी ऑफ बायबैक बतानी पड़ेगी, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटी बायबैक कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, बायबैक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो बताना पड़ेगा, और टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक भी बताना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 साल में बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। या तो आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लो अगर वो तैयार हैं तो, नहीं तो ओपन मार्केट से भी बायबैक कर सकते हो आप। मैंने कहा था ना, जैसे पब्लिक इशू आता है ऐसे बायबैक इशू आएगा। और आप चाहें तो बुक बिल्डिंग पे भी कर सकते हैं, और फिर वो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाती है, और लोग उसके लिए बिडिंग करते हैं, और जो सबसे सस्ते में शेयर देने को तैयार होगा उसको हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयज को जो आपने ईसॉप में शेयर दिए या स्वेट इक्विटी में शेयर दिए हैं वो लोग भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नॉर्मल शेयर ही हैं। ये लिख भी लिया था आपने, है ना। अब आपको देना पड़ता है एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, और फिर उसके बाद फुलफिल करनी पड़ती है पोस्ट बायबैक कंडीशंस। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का प्रोसेस क्या है? हर्षित सर ने 8:45 का टाइम पोस्ट किया था, तो भाई उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे डाल तो दिया था कि 8:30 से 10 है। आप नहीं देखते हो बेटा, देख लिया करो ना थोड़ा, दिन में एक बार क्लास आने से पहले चेक कर लिया करो। हुँ? और हर्षित को भी मैंने फिर कह दिया था कि दोबारा पोस्ट करें, दोबारा कर दिया था ना पोस्ट। यार देखो, बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, छोटा बच्चा है इसका ये मतलब। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या है कि आपको दिखा कि यार मेरी कंपनी डूब रही है, आपको दिखा कि एसेट बची है 25 करोड़, पेड अप कैपिटल भी है 25 करोड़, वाह वाह क्या बात है, लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटी है 75 करोड़। अरे तो बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ रुपए के दावेदार, 25 करोड़ रुपए की एसेट, इतना भयंकर डिफरेंस दोनों में। अगर ये कंपनी डूब गई तो इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आएगी क्या? उनको पैसा मिल पाएगा? चलो टाइप करो यस और नो, कम ऑन हरी अप। नो। अच्छा आज सब इधर ही हैं क्या एक साथ? बॉयज गर्ल्स तो नहीं है ना कुछ, सब इधर ही हैं क्या? अच्छा ओके ओके। चलो तो अभी नहीं, में उनकी बारी तो आएगी नहीं ना बेटा, उनकी बारी तो जहां है वो तो लास्ट में आएगी, लास्ट तो आएगा ही नहीं, उसके पहले पैसा खत्म हो जाएगा। इन्हें बोला यार अपना नंबर तो नहीं आएगा। इनको एक चालाकी सूझी कि अपन बायबैक कर लो और अपने सारे शेयर का पैसा बाहर निकाल लो कैसे न कैसे करके। 25 30 40 करोड़ की एसेट है, 25 करोड़ रुपए की हमारी इक्विटी है, बायबैक करके इक्विटी खत्म कर देते हैं, या जितनी बायबैक कर सके ज्यादा से ज्यादा उतनी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सर ये तो बड़ा शानदार आइडिया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आप बायबैक करने जाते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा कि आने वाले 1 साल में हम इंसॉल्वेंट हों इसके कोई चांसेस नहीं हैं। और ये डिक्लेरेशन कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें लिखा होगा शायद कि देखो ना नोट्स में सबसेक्शन 6 होगा शायद,
ये देखो सब सेक्शन 6, आपकी इच्छा थी ना सर थोड़ा नोट से लो, थोड़ा नोट से। Where a company proposes to buy back securities under this section, it shall, before making such buyback, file with registrar and SEBI. SEBI के पास सिर्फ उनको फाइल करना पड़ेगा जिनकी कंपनी लिस्टेड है। A declaration of solvency signed by at least 2 director. कौन साइन करेगा? कम से कम 2 डायरेक्टर। One of whom shall be the managing director if any. इन दो में से एक कौन होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। सर हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 डायरेक्टर से साइन करा लो फिर तो आप। सर हमारे यहाँ एमडी है, तो फिर 2 में से एक साइन किसके होना चाहिए? एमडी के। ओके, दिस डिक्लेरेशन शुड से दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी has made full inquiry into affairs of the company and they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration. Okay, ये बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। वो टाइटैनिक मूवी देखी क्या आपने? टाइटैनिक देखिए, लाइफ बोट से कम पैसेंजर्स हैं ज्यादा। आधी रात को शिप टकरा गया आइसबर्ग से, एक तरफ गड्ढा बढ़ गया, पानी अंदर आना शुरू, तो सारे क्रू और स्टाफ ने क्या बोला कि यार देखो पैसेंजर सब सो रहे हैं उनको पता नहीं है, अगर ये उड़ गए तो पहले ये जाएंगे बाद में हम जाएंगे, क्योंकि हम तो कंपनी के एम्प्लॉय, हमारा नंबर तो आखिरी में आएगा। किसी को कानो कान खबर मत होने दो कि जहाज डूबने वाला है, अपन चुपचाप निकल लो। बायबैक ऐसा ही है, डूबती हुई कंपनी में लाइफ बोट कम है, पैसेंजर ज्यादा है, अपना नंबर बाद में आएगा, चुपचाप निकल लो। और जब अपन लाइफ बोट में आ जाएंगे और 6 महीने 8 महीने बीत जाएंगे, फिर बाहर से हम बोलेंगे बाय, हैप्पी सिंकिंग, डूबो। तो यार ये गड़बड़ है ना। सर यार हम कोई एस्ट्रोलॉजर है जो हमको मालूम है कि 1 साल में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी? यार कंपनी का इंसॉल्वेंट होना इज नॉट लाइक ए हार्ट अटैक। कंपनी का इंसॉल्वेंट होना इज लाइक कैंसर। बहुत सारे सालों में धीरे धीरे जाके जान लेता है वो कंपनी की। पहले से दिखना शुरू हो जाता है, 5-5, 10-10 साल से दिखना चालू हो जाता है कई केसेस में, तो एटलीस्ट 2-3 साल से तो दिखने ही लगता है कि यार ये कंपनी अब बचने वाली नहीं है। पिक्चर जैसा नहीं होता है कि इनके पास 1 हफ्ते के टाइम बचा है। अब यहां तो सीधे सीधे कंपनी दिखने लग जाती है कि डूबने वाली है। तो झूठी डिक्लेरेशन नहीं देना है आपको। आप अगर इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले हैं तो ही बायबैक करिए। नहीं सर मान लो हमने डिक्लेरेशन दे दी और फिर वाकई हार्ट अटैक आ गया तो फिर ठीक है। उस समय तो नहीं लगता था ना कि कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, बाद में हो गई तो हो गई। पोस्ट बायबैक कंडीशंस। गौतम भावसार, बेटा ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 10 में है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो देखो ऊपर टाइटल लिखा है स्लाइड पर, 68 सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 10। एक आध पैराग्राफ आगे पीछे तो यार इतना तो देख सकते हो। मैं थोड़े बोल रहा हूं पूरे नोट्स में ढूंढो इसको आगे पीछे। पोस्ट बायबैक कंडीशंस। बायबैक करने के पहले कंडीशन फुलफिल करी वो तो अच्छी बात है, बाद में भी कई सारी शर्तें। अब सर यार बाद में क्या शर्तें? पहली शर्त, फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको इन शेयर्स को विद इन 7 days। फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा विद इन 7 days। आप शेयर्स को बायबैक करने के बाद जिंदा नहीं रख सकते। मतलब अगर आपने ये सोचा हो कि अभी बायबैक कर लेते हैं, बल्कि सुनो आपकी प्लानिंग सुनो, गलत प्लानिंग सुनो जो अलाउड नहीं है लॉ में, वो सुनो। आपने शेयर्स, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदो तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हेलो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर टू बैंक। अभी आपने थोड़ा अलग काम करा, आपने खुद के शेयर बायबैक करे।
लेकिन एंट्री यही कर ली, इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटी साइड में पेड अप कैपिटल कम करने की जगह असेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन शेयर खड़े कर लिया आपने। और फिर महीने 2 महीने निकले, क्या हुआ कि बाजार टूटा, बल्कि आपने ही तोड़वाया। सर हमने कैसे तोड़वाया? झूठी अफवाह फैला दी, कंपनी डूब रही है, कंपनी की हालत खराब है, डायरेक्टर्स का आपस में झगड़ा हो गया है, दोनों भाई लड़ रहे हैं, भाव गिर गया। फिर आप मसीहा बन के सामने आ गए पब्लिक के कि नहीं नहीं, ये 600 का शेयर गिर के 300 पे आ गया है, पर यकीन रखिए हम लोग अच्छे हैं। नहीं यकीन है तो हम 400 में बाय बैक करके दिखाते हैं शेयर के, देखो 300 का तो नहीं है, कम से कम बाय बैक कर लिया, पब्लिक ने भरपल्ले से दे दिया शेयर। तो 4 महीने निकले, फिर भाई गले मिल लिए, फिर पेपर में फोटो छप गए, अरे वाह मैनेजमेंट वापस से अच्छा काम कर रहा है, बल्कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, नए ऑर्डर आए, फिर शेयर 700 का हो गया। फिर आपने जो शेयर जिंदा रखे थे इनको वापस क्या करा, बाजार में बेच दिया, 400 में बाय बैक, 700 में बेच दिया। सेबी इसीलिए तो है कि ऐसा करते हुए कहीं दिख गए ना, बहुत पढ़ेंगे आपको, मिला मिला के पढ़ेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में। एनीवेज, बट वो तो सेबी बोलता है, कंपनीज एक्ट ने भी उसको रोकने की कोशिश करी है कि तुम अपने शेयर बायबैक करने के बाद जिंदा नहीं रख सकते, सबसे पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में आग लगा दो 7 दिन के अंदर। डीमैट में है तो डिलीट बटन दबा दो 7 दिन के अंदर। ओके, यू कैनॉट कीप अलाइव दो शेयर्स। दूसरा, अगले 6 महीने तक ये वाले तो वापस बेच ही नहीं सकते, वो तो खत्म हो गई बात, लेकिन सेम टाइप के नए शेयर भी इशू नहीं कर सकते आप। और बड़े वाले, आपने बोला डिलीट करना है, लो डिलीट कर दिए, अगले महीने नए शेयर इशू कर दिए, वो वाले तो डिलीट हो गए, नए इशू कर दे सेम टाइप के। अगले 6 महीने तक सेम टाइप ऑफ शेयर इशू करना भी अलाउड नहीं है। अमेरिका में अलाउड है बॉट बैक शेयर्स को जिंदा रखना और उनको री इशू करना, इंडिया में नहीं है। सर कंपनी डिवेंचर्स का भी बायबैक कर सकती है क्या? देखो, डिवेंचर के बायबैक के लिए आपको सेक्शन 68 में आने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तो आप डिवेंचर होल्डर को मीटिंग बुला के उनको एक ऐसे ही ऑफर दे दो और ले लो। अक्सर ही, अब मैं आपको एक, आपने पूछा है तो बता देता हूं, कंपनियां डिवेंचर्स कई बार विथ कॉल ऑप्शन इशू करती है और विथ पुट ऑप्शन। तो डिवेंचर विथ कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे तो डिवेंचर 10 साल का है, लेकिन 3rd ईयर एंड पर अगर हम चाहेंगे तो अपना डिवेंचर क्या कर लेंगे, फिर से कॉल कर लेंगे, ऐसा वापस बुला लेंगे। तो कंपनी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, ऑप्शन नहीं भी है तो डिवेंचर होल्डर्स के साथ मिलकर डिसाइड कर ले। उसके लिए आपको 68 फॉलो करने की कहां जरूरत है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर की कैपिटल कम होती है तो इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आता है। वो थोड़े आगे पैदल सनी के, वो थोड़ी दीवार बन के खड़े हैं। दीवार बन के तो कौन खड़ा है, इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पीछे कौन खड़ा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दोनों ही कम करना अलाउड नहीं है, और अगर कम होते हैं तो इसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कुछ देना पड़ता है। 55 में भी आपने सीआरआर बनाया था, याद है, और अब 68 में भी आप क्या करते हो, सीआरआर बनाते हो। सर 1 ईयर के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो डायरेक्टर बायबैक कर लिए थे, अब उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, डायरेक्टर्स ने बायबैक नहीं करा था, बायबैक कंपनी ने करा था। और अगर आपने डिक्लेरेशन दिया फिर भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो पोस्टमार्टम होगा ना, हेलो, पोस्टमार्टम होगा, इस लाश का पेट फाड़ के देखा जाएगा कि मौत कैसे हुई थी, सालू के चेक करेगा, और सालू के बताए कि अरे इस कंपनी के अंदर जहर तो 3 साल से पड़ा हुआ था। तो फिर डायरेक्टर्स गए काम से, अगर उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो सरकार भरपाई करवाएगी उनसे। और बोले नहीं नहीं, ये कंपनी कल तक अच्छी थी। अरे कल तो मिले थे हम, अच्छे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, आज सुबह तो खबर आ गई। ऐसा अगर कुछ साबित हो जाए तो फिर डायरेक्टर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर डिस्ट्रॉय वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बताया ना कि शेयर जिंदा नहीं रख सकते, आपको उनको डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा। अच्छा, आप अकाउंट्स में
बायबैक ऑफ डिवेंचर थ्रू ओपन मार्केट पढ़ रहे हैं, हाँ, पर वो सेक्शन 68 नहीं लिखा होगा ना वहां। नहीं, क्या आपको ऐसा पढ़ाया कि उसके लिए 68 के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ, तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं ना कि डिबेंचर्स तो कॉल ऑप्शन में भी वापस बुला सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के साथ मिलके भी उनको लिया जा सकता है, बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं। आप बाजार से डिबेंचर खरीदे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है? डिबेंचर होल्डर यूं भी तो बाजार में अपना डिबेंचर बेचता ही है ना। तो सर ऐसे ही हम शेयर भी खरीदे तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं, वो तो प्रोटेक्शन वॉल है ना, वो नहीं जाना चाहिए। ओके सर, इससे ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे क्या इफेक्ट पाएगा? चलो आप लोग बताओ, बायबैक से ऑथोराइज कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। इधर अभी टाइप मत करना ऑनलाइन वालों, इसमें बीच में 3 डाउट और पड़े हुए हैं। सर इससे ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? 447 लगेगा, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी क्यों इशू नहीं कर सकते? हाँ चलो टाइप करो ऑनलाइन वालों, क्या इफेक्ट आएगा ऑथोराइज कैपिटल पे बायबैक करने का? अरे ऑनलाइन वालों से आप तो बोल चुके हैं कि कम होगी, इनसे पूछ रहा हूं। ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं कम हो जाएगी, ऑफलाइन वाले भी बोल रहे हैं कम हो जाएगी। ऑफलाइन वालों में से एक बच्चे ने जवाब दे दिया कुछ नहीं होगा, तो फिर यहां कुछ नहीं होगा, वायरस फैल गया बुरी तरह से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ एक्चुअली बेटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल तो वहीं रहेगी, इशूड कैपिटल कम हो जाएगी और अनइशूड कैपिटल बढ़ जाएगी। इशूड कम हो जाएगी और अनइशूड बढ़ जाएगी। ऑथराइज जहां थी वहीं की वहीं रहेगी। सर ये 6 महीने में सेम टाइप ऑफ शेयर क्यों नहीं बाय बैक इशू कर सकते? अरे बताए ना कि आप खुद के शेयर का सट्टा ना चालू कर दो कहीं, कि आज बोलो, आज अफवाह उड़ा दो कि कंपनी बुरी है, भाव गिर जाए, बाय बैक कर लो, फिर वापस सच सामने ला दो कि नहीं नहीं कंपनी अच्छी है, फिर भाव बढ़ जाए, फिर आप नए शेयर इशू कर दो। कंपनी यही करके पैसा कमा रही है, हर साल 200 करोड़ तो ऐसे ही कमाती है। हर साल 1 करोड़ शेयर बायबैक करती है 400 में और नए इशू कर देती है 600 में। बायबैक 400, इशू 600, 200 रुपए कमाए, 1 करोड़ शेयर 200 करोड़। नॉट अलाउड। 6 महीने तक तो ये सब, पहले तो 24 महीने बोला था, 24 महीने तक अलाउड थी, फिर धीरे धीरे लगा कि लोग मेच्योर हो गए, इस तरह के फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ी छूट दे दी। और क्या बोल दिया, 6 महीने तक ऐसे करना अलाउड नहीं है। पर वो शेयर तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। हाँ हाँ बेटा परी, वो शेयर तो डिस्ट्रॉय कर ही दिए जाएंगे, अब आप नए शेयर इशू कर रहे हैं। सर बायबैक होगा तो कंपनी की इशू कैपिटल बढ़ जाएगी। अरे क्या कह रहे हो तनिष, बढ़ कैसे जाएगी? इशूड कैपिटल कैसे बढ़ जाएगी? वो शेयर तो कैंसिल कर दो क्या आप, कम हो जाएगी बेटा। अच्छा इसमें एक्सेप्शंस हैं, स्टार लगा हुआ देख रहा हूं, इसमें एक्सेप्शंस हैं, और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या कहते हैं देखो, कि इन 6 महीने में भी आप सेम टाइप ऑफ शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन कौन से केसेस में कर सकते हो ये देखो, कन्वर्जन ऑफ वारंट। सर हमने पहले वारंट इशू करे थे। सर अब ये वारंट क्या होते हैं? राइट टू बाय शेयर्स इन द कंपनी, जैसे ईसॉप होता है ना, कुछ उस टाइप से। सर वारंट नहीं समझ में आया तो मैंने समझाया भी नहीं, वो हायर लेवल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अभी इतना मान लो कि आपने किसी को राइट टू बाय शेयर दिया था 2 साल पहले, और कहा था कि आज से 2 साल बाद तू कंपनी का शेयर चाहे तो इस भाव में ले सकता है, और वो जो 2 साल पूरे हो रहे हैं वो बायबैक के ठीक 1 महीने बाद ही पूरे हो रहे हैं। क्या होता है, किसी के घर में गमी हो जाए ना, डेथ, तो फिर कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, शादी कुछ समय तक। बट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू,
गणेश जी को एक बार पत्रिका चली जाए और गणेश स्थापना हो जाए, फिर डेथ हो भी जाए तो वो काम रुकता भी नहीं है। फिर इधर डेथ हो गई, 3 दिन बाद फिर शादी भी हो रही। अरे लोग बोले क्या है यार ये सब, बोले नहीं ये पहले से तय था, ये नहीं रुकेगा। अब बाय बैक डेथ जैसा है, 6 महीने की गमी मनाते हैं हम, शोक, तब तक पार्टी नहीं कर सकते, यानी कि नया इशू, पर पार्टी प्री डिसाइडेड थी तो होगी, इन 6 महीनों में भी होगी। स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ई सॉप, वादा करा था कि 3 साल बाद तुमको शेयर देंगे, वो 3 साल इन्हीं बायबैक के बाद ही पड़ रहे हैं, 6 महीने में दे दो। स्वेट इक्विटी शेयर, ये दो, आप तो अभी प्लान करो अभी दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर में कोई कंस्पिरेंसी की स्मेल, षड्यंत्र की बू नहीं आती है कि ये कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। मैंने बोला जहां भी एम्प्लॉयज की बात आती है सरकार का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि ठीक है यार ये तो चलने दो। अरे एक बार ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी आए हमारे यहाँ पे ऐसे ही बच्चों के अवेयरनेस को लेकर के, फिर उन्होंने थोड़ा भाषण दिया, फिर उन्होंने बोला कोई सवाल है तो पूछो। तो एक लड़का खड़ा हो गया, सर ऐसा क्यों कि लड़कियों की गाड़ी नहीं पकड़ी जाती और लड़कों की पकड़ी जाती है? खड़ा हो गया बच्चा डीएसपी साहब के सामने डायरेक्ट, खूब तालियां बजी, जोर जोर से पूरा हॉल गूंजने लग गया उसकी वजह से। तो उन्होंने जवाब दिया उसका, बोले ठीक है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि पकड़ी ही नहीं जाती है, हाँ पर कम पकड़ी जाती है ये है, और लड़कों की ज्यादा पकड़ी जाती है, उसमें भी एक्टिवा वाले कम पकड़ में आते हैं, बाइक एकदम टशन में, 2 लड़के, पुलिस वालों की लैंग्वेज बोले 2 लौंडे बाइक पे बिल्कुल ये जा रहे हैं धूम मचाले टाइप से, तो वो ज्यादा जल्दी पकड़े जाते। बोले आप देखो, आप जितने भी क्राइम है उनका एनालिसिस कर लो, तो उसके एनालिसिस करके चेन स्नैचिंग की चलो बात कर लो, 2 बाइकर आते हैं, मतलब सबसे पहले दिमाग में आता है चेन स्नैचिंग, एक बाइक पे 2 लोग सवार होके आए हैं, 2 लड़के, और धीरे 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 जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मतलब ये चेन खींच के भागेगा। ये देख लो आप, चेन स्नैचिंग की 100 खबरें पढ़ लो न्यूज़पेपर में, उसमें से एक खबर भी शायद ही ऐसी होगी कि 2 लड़कियां आई थी स्कूटी पे और चेन छीन के भाग गई। इसके दूसरी खबर हो सकती है कि अचानक एक स्ट्रीट डॉग उनके पीछे भागा और वो हड़बड़ा के गिर गई। तो वो बोले आप देख लो ना, तो गवर्नमेंट का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ही लॉ बनता है और उसके हिसाब से ही लॉ इंप्लीमेंट होता है। बना तो सबके लिए एक जैसा ही है, जेंडर बायस नहीं था लॉ में, बट इंप्लीमेंट करने वालों ने भी देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसे ही ये जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन है, ये स्वेट इक्विटी शेयर है, तो सरकार को इनमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इसमें कंस्पिरेंसी हो रही, नहीं सर हो जाए तो अगली बार से फिर इनकी भी चेकिंग चालू हो जाएगी। लॉ तो बदलता रहता है ना, गवर्नमेंट अपने एक्सपीरियंस से सीखती रहती है और नए नए कानून बनाती रहती है। प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन ड्यू हो जाए इन्हीं 6 महीनों में कर दो, डिवेंचर का कन्वर्जन ड्यू हो जाए इन्हीं 6 महीनों में तो कर दो कन्वर्जन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 काम आप इन 6 महीनों में भी कर सकते हो। ओके, बल्कि पहले तो ये 24 महीने था, 6 महीने नहीं था, फिर सरकार ने देखा कि लोग मैच्योर हो गए। अरे आप छोटे थे तो कितने रिस्ट्रिक्शन थे आपके ऊपर, घर के बाहर की सड़क क्रॉस करना था कि अकेले अलाउड नहीं था आपको, अब तो शहर क्रॉस कर गए आप, कल को आप देश क्रॉस कर जाओगे, कॉन्टिनेंट क्रॉस कर जाओगे, ज्यादा तेज चलोगे दुनिया क्रॉस कर जाओगे। तो अलाउड है ना, लेकिन अभी अब अलाउड है। अभी आप थोड़े और बड़े हो जाओ, सीए बन जाओ, आप बोलो पापा मैं अमेरिका जाऊंगा, तो वो थोड़ी बोलेंगे अरे नहीं बेटा कोई कुछ खाने को दे प्रसाद तो मत खाना, नहीं बोलेंगे वो, उनके कंसर्न बदल जाएंगे, बेटा शादी यहीं आके करना। तो छूट मिलती जाती है ना, जैसे जैसे आप मेच्योर हो गए वैसे वैसे छूट मिलती है। यही कंपनी, इकोनॉमी, देश, अर्थव्यवस्था सबके साथ लिखता है, मेच्योरिटी दिखाते जाओ और छूट लेते जाओ।
सर बोनस शेयर भी इशू कर सकते हैं, हाँ हाँ बेटा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फंड का मूवमेंट होता ही नहीं है। रजिस्टर बनाओ। जैसे घर में शादी पार्टी होती है तो फोटोग्राफर तो आता ही है, फोटो तो खींचते ही है, एल्बम तो बनता ही है। आजकल थोड़ा चलन कम हो गया, पहले तो होता ही होता था। वैसे ही यहां पे भी क्या है कि रजिस्टर मेंटेन करो, कुछ भी हो जाए उसका रिकॉर्ड बनाओ। तो बायबैक का रजिस्टर बनाओ, उसमें सब डिटेल लिखो, कितने शेयर खरीदे, क्या फेस वैल्यू थी, कितने में खरीदा, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी डिटेल उसकी रजिस्टर में मेंटेन करो। सर कन्वर्जन और वारंट फिर से बता दीजिए। बेटा एक वारंट नाम की चीज होती है जिसके बदले शेयर खरीदने का राइट होता है, जस्ट लाइक कन्वर्टेबल डिवेंचर। बस आप तो उसको वारंट के नाम से याद करो, मोटे तौर पे वो कन्वर्टेबल डिवेंचर ही है। एफएम में पढ़ेंगे उसको बेटा कि वारंट क्या होता है। फाइल रिटर्न विथ रजिस्ट्रार, रिकॉर्ड तो आपने अपने पर्पस के लिए बनाया, अब आरओसी को भी बताओ कि भाई साहब ये सारा बायबैक कर डाला हमने। और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी को भी बताओ। राज कह रहा है सर ये स्लाइड के ऊपर एक्सेप्ट लिखा है, ये नहीं पढ़ाया आपने। अरे बेटा ये राज की बात है, आपको नहीं समझ में आएगी। अभी 5-6 पॉइंट पढ़ाए ना, यही तो एक्सेप्शन है कि आप इन 6 महीनों में भी नए शेयर इशू कर सकते हैं उन 5-6 कंडीशंस के अंदर। छाप छाप आराम से। रिटर्न कितने दिन में फाइल करेंगे, वो लॉ में लिखा है ना, नोट्स में भी लिखा होगा। और नोट्स में नहीं लिखा है तो आप याद भी मत करना फिर। हम्म हम्म सर क्या हमको ये 30 डेज याद करना चाहिए? हाँ करना ही चाहिए। सर डिस्ट्रॉय वाला पॉइंट, अरे कनिष्का शेयर बायबैक करें तो सर्टिफिकेट के बंद ढेर लग गए आपके पास। अब इसको क्या करें, ड्राइंग रूम की दीवारों पर फ्रेम करवा के लगवाएं? बायबैक कर लिए तो अब ये किसी काम के नहीं है। तो इन सारे शेयर सर्टिफिकेट का ढेर जो है ना कनिष्का, एक इसको खाली ग्राउंड में ले जाओ, गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर शेयर सर्टिफिकेट डालो, फिर 1 लीटर पेट्रोल डालो, फिर आग लगा दो, फिर जब वो जल के पूरी तरह भस्म हो जाए तो उसको पानी में घोल दो, फिर गड्ढे को बूर दो, फिर वहां एक वृक्षारोपण कर दो। अरे भाई डिस्ट्रॉय करना है और क्या, बात खत्म। और बुक्स में जर्नल एंट्री भी पास कर दो। और जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक मत करो, जर्नल एंट्री आप क्या करो, पेड अप कैपिटल टू बैंक। पेड अप कैपिटल कम हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सर एरोप्लेन बना के खेलें क्या शेयर सर्टिफिकेट से ना? वही तो, यही डर था कि डायरेक्टर अपने बच्चों को दे देगा, चलो बच्चों खेलो इनसे, तो इसीलिए बोला डिस्ट्रॉय करो। सर डिस्ट्रॉय करना जरूरी है क्या? भाई लॉ में लिखा है तो है, ये किसी सवाल है? जो लॉ में लिखा है वो करना है, जो नहीं लिखा है वो नहीं करना है।
हाँ, और एक तरीका और है कि अगर क्लास में कोई फालतू सवाल पूछ रहा हो तो एक बढ़िया से अपन शेयर सर्टिफिकेट की वो बनाओ, मोटा सा बैग, उस पे उसको भी बांध दो जो फालतू सवाल कर रहा है। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, इसको थोड़ी बोला मैंने, ये तो इधर बोला। तुम उस बच्चे को डरा रहे हो यार, वो तो सबसे अच्छे सवाल पूछता है और सबसे रेगुलर सवाल पूछता है। पास करो क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन ए डे भी डिस्कस कर लो, कर लेते हैं। तुम टाइम पास के मूड में बहुत जल्दी आ जाते हो हैं। हाँ बोलो बेटा। किसको शेयर इशू करें? टीआरएस के तहत शेयर इशू करते। शेयर शेयर होते हैं, अब किसी के भी तहत इशू किए हो आपने शेयर इशू करें। अच्छा, बायबैक में किसी से जबरदस्ती नहीं ना, सबसे खास बात। बायबैक आप ऑफर लेके आते हो, जिसको शेयर देना होगा वो देगा। डीआरएस वाला बोलेगा चलो भाई मुक्ति मिली इन शेयरों से तो अच्छा हुआ। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में दिए गए शेयर का भी बायबैक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा। हाँ चलो, अब जिसको जो डाउट पूछने एक राउंड मार लेता हूं मैं इधर, क्योंकि क्या आगे तक आवाज नहीं आती, या तो आप भी जूम में लॉग इन करके डाउट पोस्ट कर दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलो बेटा। नहीं, सेम शेयर इशू करने को नहीं बोला है 6 महीने में, सेम टाइप ऑफ शेयर। मतलब जैसे आपने इक्विटी शेयर बायबैक करे थे, तो अब आप नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। आपने बायबैक इक्विटी करे थे, इशू डीवीआर कर रहे हो, तो ये 6 महीने में भी कर सकते हो। लेकिन आपने बायबैक करे इक्विटी शेयर 7 दिन में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो शेयर सर्टिफिकेट तो गए। अब नए शेयर सर्टिफिकेट का अलॉटमेंट कर सकते हो ना आप, बट वो विद इन 6 मंथ्स नहीं करना है। लेकिन अगर डिवेंचर का कन्वर्जन विद इन 6 मंथ्स ड्यू आ रहा है इक्विटी शेयर में, और इक्विटी शेयर ही तो बाय बैक करे थे हमने, तो वो कर सकते हैं। ओके, आप लोग काफी कम दिख रहे हो। हाँ? अच्छा, होली का माहौल बन गया है, घर चले गए बच्चे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे फिर वो यहाँ। हाँ, ऑनलाइन में भी ज्यादा दिख रहे हैं आज। सेकेंड हाफ में जो बच्चे बैठे हैं ना पीछे, डाउट आए तो जूम में लॉग इन करो, डाउट पोस्ट करो, फिर वापस लॉग आउट कर लो। वहां से यहाँ तक आवाज नहीं आती बेटा। तो हाँ देखो, आप भी क्या इधर होली के लिए आए हैं? तुम होली के लिए घर चले गए हो, पर थोड़ा सावधानी से, ऐसा नहीं कि झुंड बुला के निकल जाओ तुम होली है, मालूम पड़ा सामने कोरोना होगा, बोले हाँ है अब तो है आ चल खेले सावधानी रखना बेटा, है इमोशनल मत हो जाना जरा। सर बायबैक से कंपनी के रेपुटेशन पे इफेक्ट हो गया क्या? बेटा बायबैक से नहीं, इंटेंशन से रेपुटेशन पे इफेक्ट होता है। बायबैक क्या, अगर आपने कोई भी काम बुरी नीयत से करा है और बुरी नीयत खुल के सामने आ जाए, तो कंपनी की रेपुटेशन क्या हो जाती है? खराब। बायबैक से एज सच रेपुटेशन पे कोई असर नहीं आता है। सिर्फ बायबैक कर लेने की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, अक्सर ही बल्कि अच्छी पोजीशन वाली कंपनियां बायबैक करती, अरे साहब बहुत कैश है क्या करें, तो बायबैक कर लेते हैं। तो मतलब बायबैक करना तो प्रेस्टिजियस है, कि अरे वाह इन्होंने बायबैक करा, बड़े लोग हैं ये तो, ऐसे। अब तुम बहुत मजे ले रहे हो मेरे, इसलिए अब मैं थोड़ी देर डाउट नहीं पड़ रहा तुम्हारे। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो भी नालायक कौन बोला ये डिस्कस करो?
बहुत ही नालायक था ये। Is it compulsory for every company to get listed its security on stock exchange? तो भाई धारा 40 उठाओ और छापो। हाँ तो सर हमने इधर नोट्स इधर कॉपी दे धमाधम। करना मत ऐसा। हाँ जो ऐसा करते हैं ना उनको इंस्टीट्यूट देख रहा होता है। 5 अटेम्प्ट तक लग जाते हैं उन लोग, 3 से 5 अटेम्प्ट कंपल्सरीली लगते हैं ऐसे लोग। सर हम तो लिखा ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, छापना तो दूर की बात है, उनको 6-7 लगते हैं। फैक्ट है तो बता रहा हूँ, डरा थोड़ी रहा हूँ। फैक्ट तो पता होना चाहिए। और न्यूज़पेपर ने छापा 619 मरीज मिले नए, तो कोई डरा थोड़ी रहे वो। फैक्ट है, बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। चलो अब 25 है ना, इसके बाद 24 तो मैंने माफ किया, जाओ आपका, जाओ मैंने माफ किया, तो इसलिए अब कल 25 लिख के लाना। ठीक। अच्छा क्वेश्चन बहुत जोरदार है, और स्टडी मटेरियल से टीपना मत, क्योंकि स्टडी मटेरियल में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है 25 का। लॉ बदलता रहता है ना बेटा, तो पुराने आंसर गलत हो जाते हैं, उनको टाइम टाइम पे अपडेट करना पड़ता है फिर। चलो ये हो गया 68 पूरा का पूरा, जबरदस्त तरीके से। मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूं ना, ई वोटिंग का नोटिस। रुको, 2 मिनट रुकना है, स्क्रीन ब्लैंक होगी, डरना मत। लगभग किस समय मैंने आपको कहा था कि ये ई वोटिंग होने वाला है? नहीं कहा था आप लोगों को? मार्च फर्स्ट वीक में बोला था शायद। 1 मिनट।
ओके, चलो वो मिल नहीं रहा मुझे, मिलेगा तो बताऊंगा मैं। अब बेटा 69 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और 69 में हमने क्या कवर किया था? ट्रांसफर टू सीआरआर। ध्यान देना, सीआरआर में उतना ट्रांसफर होता है जितनी नॉमिनल वैल्यू का आपने बायबैक करा है। 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में बायबैक करोगे तो सीआरआर 10 के हिसाब से बनेगा, 100 के हिसाब से नहीं बनेगा, है ना। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। अब यहां तो बायबैक करने को मना ही कर दिया कि यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम इस तरह से बायबैक तो मत करो यार, दिस इज नॉट अलाउड। सर अभी तो बड़ा कि बायबैक करो, अब आप कह रहे हो प्रोहिबिटेड है। इस तरह से करोगे ना तो प्रोहिबिटेड है। किस तरह से? हाँ बेटा मोहित, वो स्लाइड कट हो रही है क्योंकि यहां इन लोगों ने सेटिंग मुझे ऐसी करके दी है, पर फिर भी पढ़ने में आ रहा है ना बेटा। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक सेक्शन 70 लिख लो, वो इधर ऐसा ही है थोड़ा बेटा, ऐसे गड़बड़ चलता है यहाँ पे, ये न्यू नॉर्मल है, आप ऐसा मानो। कैन नॉट बायबैक, आप अपने शेयर बायबैक नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? इनडायरेक्टली। अच्छा, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। मतलब आपकी सब्सिडरी पहले बाजार से आपके शेयर खरीद ले, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बायबैक ही तो है। अरे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद ले तो सब्सिडरी का मालिक कौन है? होल्डिंग। तो इन शेयर का मालिक भी कौन बन जाएगा? होल्डिंग। ये तो बायबैक हो गया। अरे सर ये तो सेक्शन 19 से ही मना कर रखा था। हाँ 19 में भी तो मना कर दिया था, सब्सिडरी कैन नॉट बिकम मेंबर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, वहां भी मना कर रखा था। और यहां और एक बार याद दिला दिया कि अपनी सब्सिडरी को बोलो कि जा तू शेयर खरीद ले, दिस इज नॉट डन। सर वो सब्सिडरी मना कर रहे हैं ना, मैं एक दूसरा रास्ता लाया। मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को पकड़ा, शायद मेरे ग्रुप की कंपनी है। हमारी एक कंपनी सीमेंट बनाती है, एक स्टील बनाती है, एक फर्नीचर बनाती है, और एक कंपनी दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी वो जमाने के शेयर खरीदती बेचती है। हमने उसको बोला कि तू हमारे शेयर बाजार से खरीद ले, वो बायबैक नहीं कहलाएगा, वो तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा क्योंकि उनका काम ही यही है। फिर जब तू इकट्ठे कर लेगी ना बाजार से, फिर हम तेरे से बायबैक कर लेंगे। यार ये नहीं चलेगा यार, दिस गेम इज नॉट अलाउड। अगर जैसे जैसे पब्लिक इश्यू आता तो सबको मौका मिलता है ना, तो ऐसे बायबैक अगर आप लेके आए तो उसमें भी सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने एक कंपनी को आगे कर दिया कि जा तू खरीद ला, फिर उससे हम खरीद लें। दिस इज नॉट अलाउड। ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, बिजनेस डील करते हैं तो खुद की आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। मेरे एक परिचित हैं, उनका एक मकान है, मकान के पास में एक और मकान है जो वो बेच रहा है। अब उनकी इच्छा है कि ये मकान भी मैं ही ले लूं, पुराना मकान है तोड़ करके, और मेरा मकान भी पुराना है, इसको भी तोड़ करके दोनों प्लॉट पे एक बड़ा मकान बनेंगे, सारे भाई साथ रहेंगे। ये मकान छोटा पड़ने लग गया। तो यार अगर ये पड़ोसी के पास चले जाए कि भाई साहब आप मुझे बेचोगे, तो पड़ोसी भाव खाने लग जाए कि अच्छा तू तो गरजमंद है। मालवी में उसको शॉर्ट में बोलते गरजू, तू तो गरजू है, तेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तू तो ज्यादा भाव देने को तैयार हो जाएगा। फंसा है तू तो, यहीं रहना चाहता है, मुझे पता है छोड़ के नहीं जाएगा। तो इन भाई ने भी बहुत सही खेल खेला। ये एक तीसरे आदमी को उन्होंने आगे कर दिया बिडिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, दलाल के थ्रू। दलाल के थ्रू बातचीत हो रही है, कैश आ रहा है, वो पैसे दे रहा है, ये चल रहा है, सब हो रहा है। 6 महीने प्रोसेस चलती रही है, सब ऑन द स्पॉट ऑफ रजिस्ट्री सब पैसों का लेन देन हो गया। और जब दोनों पार्टी वहां साइन करने आती तो अरे तू, बोले हाँ मैं, सर ये फ्रॉड है। नहीं फ्रॉड क्या है, सामने वाले को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, खरीदार कौन है, तो ब्रोकर के थ्रू डील चल रही थी, सामने ही नहीं आए वो।
वो छुप के उन्होंने बाय कर लिया प्लॉट, दैट वाज ओके, बट बाय बैक ऐसा छुप के नहीं हो सकता कि मैं नहीं जाऊंगा, लोग भाव खाएंगे, तू ले ले पहले बाजार से, फिर मैं तेरे से ले लूंगा। नो, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप डिफॉल्टर हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते। लोगों के पैसे तेरे से चुकाए नहीं जा रहे, लोन में तो डिफॉल्ट करके बैठा, वो बोलता बायबैक करूंगा। यार ये क्या बात है यार, दिस इज नॉट डन। मैंने आपको बताया था जैसे बैंक एफडी लेता है, ऐसे कंपनियां भी एफडी लेती है। उस डिपॉजिट के रीपेमेंट में अगर गड़बड़ झाला घोटाला कर दिया आपने, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। डिबेंचर्स का रिडम्पशन आ गया, पैसे नहीं दे रहे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन की डेट आ गई, उनको कह रहे हो पैसे नहीं है, और इधर कह रहे हो मैं बायबैक कर लूं, गलत बात है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, हेलो, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डिक्लेयर करके भी पे नहीं करा तो फिर दिस इज प्रॉब्लमेटिक। सुबह उठते हो ना, उसके बाद में पानी पिया करो ज्यादा से ज्यादा, हो सके तो 1 लीटर। सर ज्यादा हो जाएगा। सुबह पानी पीना चाहिए सबसे पहली चीज, ब्रश करने के बाद। नहीं, वो एक अलग थ्योरी है, दैट्स अ डिफरेंट थ्योरी। तो पहले पानी पीना चाहिए जितना पी सको, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। 3 गिलास पीते हो, वेरी नाइस। उसके कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे के बाद फिर कुछ और कंज्यूम करना चाहिए। वो पानी आपकी बॉडी को दिन भर हाइड्रेटेड रखता है। दोपहर में जो पानी पीते हो ना, वो जितना इनपुट होता है लगभग उतना ही आउटपुट हो जाता। 1000 ml पियो तो 800 ml आउटपुट चला जाता। सुबह पानी पियो ना 1000 ml, तो 300-400 ml ही आउटपुट आता, बाकी सब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, ब्लड में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। और ब्रेन को एक्टिव रखने का सबसे अच्छा टूल है पानी। आपको इसलिए बता रहा हूं मैं, तो बाकी क्या करना आप, नहीं सर हमको हेल्दी वेल्दी नहीं होना, हम तो सड़ेंगे मरेंगे हम, अरे वो नहीं, बट ब्रेन एक्टिव रहता है, नींद कम आती है, अलर्टनेस बढ़ती है पानी पीने से। पानी पी के आया करो। सर फिर यहाँ बैठ नहीं पाएंगे क्लास में, ज्यादा पानी पी के आएगा तो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, वॉशरूम अवेलेबल है अपने यहाँ पे, कोई टेंशन थोड़ी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, बट बोला, घोषणा कर दी और नहीं दिया, फिर क्या आप घोषणा वीर कहलाएंगे? कि घोषणाएं तो बहुत करते, काम में कुछ नहीं होता है। अरे हाँ, अगर गुनगुना या गरम पियो तो और बेटर है। अरे अपने यहाँ गानी लोग तो बहुत सारे हैं यार, गुनगुना या गर्म पानी पियो तो इवन बेटर। टर्म लोन लिया आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके डिफॉल्टर हो, वहां बेचारे बैंक का एनपीए पे एनपीए बढ़े चले जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सुना नाम ऐसा कभी? वो बढ़े चले जा रहा है, और इधर तुम हो कि यार वो पैसे नहीं चुका रहे और बाय बैक कर रहे हो, बेशर्म कहीं के। इस टर्म लोन पर इंटरेस्ट या डिपॉजिट पर इंटरेस्ट चुकाने में अगर तुम डिफॉल्ट कर रहे हो तो भी बाय बैक नहीं कर सकते। सर ये डिफॉल्ट हमने करा था कसम से, लेकिन बाद में भी मेड इट गुड, हमने ये पैसा बाद में चुका दिया, अब तो कर लेना बाय बैक। शाणे, 3 साल रुक। सेक्शन 43 ऐसा नहीं था डीवीआर वाला, उसमें सबसिस्टिंग डिफॉल्ट था, इधर तुम डिफॉल्ट ठीक करो, उधर डीवीआर इश्यू करो, बट यहां कूलिंग पीरियड डाल दिया, तू डिफॉल्टर नहीं सर, अब डिफॉल्टर मत बोलो, अब मैं सुधर गया हूं,
बोले 3 साल तक तो हम तेरे को डिफॉल्टर ही बोलेंगे, मतलब तू बायबैक तो नहीं कर पाएगा। 3 साल निकल जाने जे तुझे शरीफ बने हुए, फिर कर लेना बायबैक। हाँ जी, छापा, छापो छाप, बिल्कुल छाप। सर प्लीज रिपीट 3 इयर्स कंसेप्ट। बेटा आपने क्या करा, पब्लिक से डिपॉजिट लिया, उसके रीपेमेंट के दिन आया तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। 6 महीने तक पब्लिक चक्कर काटती रही, पब्लिक ट्रिब्यूनल बुला लाई, ट्रिब्यूनल ने उठा के झापड़ मारा आपको एक, फिर आपको समझ में आई इनके पैसे दे दो, बड़ी जोर किया आपने, फिर आपने पब्लिक के पैसे लौटा दिए। सर अब तो मैं अच्छा आदमी हूं ना, अब मैं कर लूं बाय बैक। ये अच्छा आदमी बने कितने दिन हुए अभी? सर 2 महीने। 3 साल रुक, 3 साल तक अच्छा आदमी रहे, उसके बाद तू बायबैक कर सकता है। रेमेडीड, रेमेडीड मतलब रीपेड, रेमेडीड मतलब जो गलती करी थी वो सुधार दी। बोलो बच्चों, छपा? ऑनलाइन वालों कोई रह तो नहीं गया? सबने छाप दिया? एक पॉइंट और है ना, वो छाप लो आप। अगर आपने कोई फाइलिंग डिफॉल्ट करा है, सर व्हाट, याद करो, चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13 उसमें भी था कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, और फाइलिंग डिफॉल्ट है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। फाइलिंग डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 92 वो हम पढ़ेंगे आगे, एनुअल रिटर्न 123 127 डिविडेंड से रिलेटेड है, 129 बैलेंस शीट पी एंड एल फाइल करने से रिलेटेड है, आरओसी को टाइम पे बैलेंस शीट, पी एंड एल, एनुअल रिटर्न, डिविडेंड संबंधित जानकारी, ऐसा कोई फाइलिंग डिफॉल्ट आपने करके रखा हुआ है तो फिर आप बायबैक नहीं कर सकते। अरे बेटा ऋषिता, इतना क्लियर एग्जाम्पल देने के बाद भी आप कंफ्यूज हो। मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने लोगों के पैसे नहीं चुकाए, 6 महीने तक उनको सताया, फिर उनके पैसे चुका दिए, जिस दिन चुका दिए वहां से 3 साल निकलना चाहिए। अरे बेटा मयंक, मैंने कब कहा स्वेट इक्विटी शेयर में था? मैंने कहा सेक्शन 43 डीवीआर, डीवीआर में पढ़ा था हमने। स्वेट इक्विटी शेयर में अलग चीजें थी। अब देखो, इद्रिस इज आस्किंग कि सर वो ट्रिब्यूनल से फाइन लगाए तब भी नहीं कर पाएंगे क्या? अरे वो सेक्शन 43 में लिखा था तो वहां फॉलो करो, यहां नहीं लिखा है तो यहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि सामने एक बार एक सेक्शन में ये भी पढ़ा था कि पेनल्टी लगी हो तो 3 साल तक, पिछले 3 साल में एक बार भी पेनल्टी लगी हो तो हम डीवीआर इश्यू नहीं कर पाएंगे। सर हमने पढ़ा था तो हमको अब याद आ गया तो हम यहां लगा देते हैं उसको। नहीं, यहां कैसे लगा दो? वो वहां था तो वहीं लगेगा, यहां नहीं है तो यहां पे नहीं लगेगा। यही होगा एग्जाम में, आंसर लिख रहे होंगे बाय बैक का, याद आएगा डीवीआर, कॉन्फिडेंस से लिख के आ जाओगे भाई सब बढ़िया एकदम चकाचक सही करके आए, सब फिर भी नंबर नहीं आए। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, रटो, याद करो, जितना अच्छा याद हो जाएगा। एक दूसरे से ओरल टेस्ट लेते रहो आप, 10-20 सेक्शन का स्लॉट डिसाइड कर लो और ओरल टेस्ट दो खुद ही आपस में। चलो बेटा, ये
पूरी की पूरी कहानी खत्म होती किसकी? बायबैक। 67, 68, 69 एंड 70। अब नई कहानी शुरू होती है, डिबेंचर्स। एक ही सेक्शन है बस, इसी बड़ा सेक्शन है, इसी में सब कुछ दिया। डिबेंचर्स 43 से 70 तक पढ़ा शेयर्स, 71 अकेले में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? डिबेंचर्स। मत छापो, ध्यान दो बस। डिबेंचर्स क्वेश्चन आया, क्या एक कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकती है? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो? ऑनलाइन वालों, एग्जैक्टली कर सकती है। क्या एक कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, हाँ बिल्कुल कर सकती है। कन्वर्टेबल भी इशू कर सकती है, नॉन कन्वर्टेबल भी इशू कर सकती है, सिक्योर्ड भी इशू कर सकती है, और अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकती है। हालांकि अनसिक्योर्ड डिवेंचर डिपॉजिट मान लिए जाते हैं अंडर सेक्शन 63, 73, आई एम सॉरी, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन एक चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए, डिवेंचर होल्डर्स को राइट टू वोट। डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, कन्वर्टेबल हो, नॉन कन्वर्टेबल हो, सब चलेगा। 5 साल वाले हो, 10 साल वाले हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल इज कि उसमें वोटिंग पावर आप दे दें। किसी भी हाल में डिवेंचर होल्डर्स को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। अंडर एनी सिचुएशन डिवेंचर होल्डर्स शुड नॉट हैव अ राइट टू वोट। इज इट क्लियर? पर अगर सर वो कन्वर्टेबल है, फिर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, अरे तब तो वो डिवेंचर रहेंगे ही नहीं ना, तब तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर। तब उनको राइट टू वोट होगा। अगली शर्त आपको बनाना पड़ेगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अरे पहले तो बहुत बड़ा इसका समस्या थी, लेकिन अब काफी हद तक ये डीआरआर लिखा है, लेकिन कुछ खास ज्यादा डीआरआर आजकल बनाना पड़ता नहीं है, बहुत रिलैक्स हो गया है इसको लेकर के प्रोविजन। आप जानते हो ना डीआरआर क्या होता है? पी&एल अकाउंट को डेबिट करते हो, फ्री रिजर्व्स को, और डीआरआर को क्रेडिट। तो वो पैसा फिर डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक हो जाने की वजह से थोड़ा डिवेंचर होल्डर सुरक्षित महसूस करते हैं कि इससे हमको कंपनी हमारा रीपेमेंट कर पाएगी। फिर एक कंडीशन और है कि कंपनी को ट्रस्टीज भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब ये क्या है झंझट में बताता। सोचो कि आपके मोहल्ले में एक दिन पुलिस की जीप आ जाए सायरन बजाती हुई, अनाउंसमेंट करती हुई कि टेररिस्ट घुस गए हैं, टेररिस्ट, सब लोग जल्दी से छुप जाओ घर के अंदर। ऐसा नहीं कह रही पुलिस, टेररिस्ट घुस गए हैं, हम गन दे रहे हैं, आप आके ले लो और खड़े हो जाओ घर के बाहर गन लेके, हम जा रहे हैं, हमारी जान भी तो प्यारी है। आप बोलोगे भाई साहब गन नहीं चाहिए, गन मैन चाहिए, हमको गन चलानी थोड़ी आती। अरे बोले वो पिक्चर में नहीं देखते, उसे गन उठाओ और ट्रिगर दबा तो चल जाते। वो पिक्चर में ही चलती है बस। ऐसे तो गन उठाओ और ट्रिगर दबाओ तो मालूम पड़ा गन ने झटका मारा तो हम ही गिर गए। गोली मार रहे थे आतंकवादी को, लग गई पड़ोसी को। तो यार तो गड़बड़ है ये तो यार ये डिवेंचर होल्डर के साथ भी होता है। कंपनी बोलती है कि आप डिवेंचर होल्डर हैं, आप बोले हाँ, बोले हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको ढेर सारे अधिकार देते हैं कि कंपनी अगर कुछ भी गलत करे तो आप कंपनी के खिलाफ कोर्ट में ये कर देना, वो कर देना। अरे बोले मैं छोटा सा डिवेंचर होल्डर, मैं कंपनी के खिलाफ लड़ूंगा कैसे?
मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब जो आप मेरे को राइट दे रहे हो, बड़े बड़े हथियार दे रहे हो, ये मेरे को चलाते ही नहीं आते हैं, अब क्या करूं मैं इसका। तो बोलते हैं कि अगर आपने 500 से ज्यादा लोगों को अपने डिवेंचर खरीदने के लिए इनविटेशन दिया है, खरीदे भले 20 लोगों ने हो फिर, बट 500 से ज्यादा, एक तो 500 याद रखना पड़ेगा, एक से ज्यादा याद रखना पड़ेगा। 500 से ज्यादा लोगों को अगर आपने इनविटेशन दिया है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी और डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, और डिबेंचर होल्डर के फेवर में कंपनी के खिलाफ, किसके फेवर में, किसके खिलाफ, किसके फेवर में, डिबेंचर होल्डर के, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। जो भी राइट्स आपको देना है वो सारे राइट आप किसको दे देंगे, ट्रस्टीज को, कि आप ध्यान रखिए कि कंपनी सब ढंग से करे, और अगर कंपनी ना करे तो आप इस अधिकारों का इस्तेमाल कंपनी के खिलाफ करके डिवेंचर होल्डर को हक दिलाइए। समझे? डिवेंचर होल्डर को बोला तुम मत लड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये देखो हमारी ओर से लड़ा के ये लड़ेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो। ट्रस्टी, अब कंपनी की एक ड्यूटी है, ऑब्वियस सी बात है, कि जब भी डिवेंचर्स का ब्याज ड्यू हो तब ब्याज दिया जाए, और जब भी प्रिंसिपल अमाउंट इनका ड्यू हो जाए तो वो भी दिया जाए। सर इसमें बोलने की क्या बात है, नहीं, पर लॉ ने फिर भी बोल दिया कि टाइमली इंटरेस्ट दो और टाइमली प्रिंसिपल भी दो। और सर मान लो अगर वो नहीं दे तो फिर डिबेंचर होल्डर को राइट दिया कि वो किसके पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास। फिर ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा पैसे दे, फिर देने ही पड़ेंगे। अरे आपको एग्जाम्पल दिया था ना, सर मेरे को नहीं देने हैं तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, पहले डिबेंचर होल्डर बोल रहे थे पैसे दे, पहले छोटा भाई कह रहा था मेरी चॉकलेट वापस कर दे, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं था। फिर मम्मी चिल्लाई वापस कर। अब आप इस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। सर नहीं दूं तो ऐसा सोचना भी मत, वो ट्रिब्यूनल है, फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा उसके बाद आपको। ये पावर दिया इसलिए ट्रिब्यूनल को। यहां 2 पॉइंट और है, समझ लो फिर लिखना इत्मीनान से सारा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है क्या ऐसा कुछ आपने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपके मेरे और बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, मैंने बोला ये गलत बात है, आपने बोला अरे सर कंपनसेशन ले लेना, अब क्या करें इससे ज्यादा। मैं बोलूं कंपनसेशन मेरे किसी काम का नहीं है, तू तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे आपने इंदौर से उज्जैन जाने के लिए आपने बोला महाकाल दर्शन करके आऊंगा, एक टैक्सी बुक करी, अभी आधे रास्ते पहुंचे थे जहां आसपास कोई गांव नहीं है, सड़क की सड़क है, टैक्सी वाले के घर से फोन आ गया अरे जल्दी वापस आ जाओ, ताऊ जी आए मिलना चाह रहे हैं आपसे। टैक्सी वाले ने आपको वहीं उतार दिया, बोले भाई साहब आप देख लो आपका। आपने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, गलत बात है ये, बोले आपके पैसे वापस ले लो, बात खत्म, और 20 रुपए ज्यादा ले लो। यू यू विल से कि देख तू ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, तेरे को मेरे को एक सही जगह तक तो छोड़ना पड़ेगा। डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी ने वादा किया था कि वो डिवेंचर खरीदेगा, अब जब वो दिन आ गया वादा पूरा करने का तो वो पलट गया, आपको कह रहा है तुम कंपनसेशन ले लो यार, डिवेंचर तो नहीं लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जिसने डिवेंचर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ये छोटा सा सेक्शन है, इसमें सारी बातें आ नहीं पाई है। इसकी डिटेल्ड प्रोसीजर के लिए सरकार क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी। छापो। ट्रस्टी वाले पॉइंट में सागर इतना सा लिखा है कि अगर आप डिबेंचर इशू करें तो डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, वो लोग ट्रस्टी कहलाएंगे। बस। सर हमने 10 लोगों को ही डिबेंचर इनवाइट किए हैं, तब ट्रस्टी की जरूरत नहीं है। पर अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को इनविटेशन देते हैं, मतलब मोस्टली पब्लिक इशू, मोटे तौर पे यूं कह दो, मोटे तौर पे ऐसा कह दो कि पब्लिक इशू लाते हैं तब ट्रस्टी की जरूरत है, अदरवाइज छोटे मोटे इशू में ट्रस्टी की जरूरत नहीं है। सर अगर ट्रस्टी ने ट्रस्ट तोड़ा तो वो पनिशेबल है। फिर अब ऐसे तो पूरी दुनिया पलट जाएगी, कोई भी धोखा दे देगा। तब फिर लॉ काम में नहीं आता ना, तब फिर मसल पावर काम में आती है। कंपनी पैसा नहीं दे रही, डायरेक्टर को पकड़ के अपने घर ले जाओ, अलमारी में बंद कर दो, पिटाई करो उसकी, पैसे बुला, आ जाएगा पैसे। ट्रस्टीज के बारे में और बातें हम अगली स्लाइड पे करेंगे, फिर जो नहीं कवर हो आप पूछ लेना। हाँ उंगली काट दो उसकी, हाँ हाँ बेटा सब करो। पर ध्यान रखना कि अगर तुमने उसको मार दिया तो फिर तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा। सर जब ये लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा तो वो क्या होगा? हाँ वो अलग बात है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपको अभी भी ब्रजराज समझ में नहीं आया है तो बस इतना सा याद कर लो कि जिसने कहा था मैं डिबेंचर लूंगा, उसको डिबेंचर लेने पड़ेंगे, बाद में वो अपनी बात से पलट नहीं सकता है। छाप लो। गवर्नमेंट मेक रूल्स। सरकार ने अपने खुद के लिए यहां एक पावर रखा है कि डिबेंचर्स को इशू करने, रिडीम करने एटसेट्रा से संबंधित
सारे काम वैसे करने पड़ेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो कहाँ प्रिस्क्राइब होगा? रूल्स में। गवर्नमेंट ने रूल बना भी दिए हैं, जैसे रूल्स कहते हैं कि आप मैक्सिमम 10 साल के लिए ही डिवेंचर इशू कर सकते हो। यहां नहीं लिखा है कहीं भी। सर कहां लिखा है? रूल्स में। तो सर ऐसे कैसे बना दिया रूल्स? ये लिखा तो है कि गवर्नमेंट विल मेक रूल्स। नहीं भी लिखा होता है तो भी गवर्नमेंट रूल तो बनाती है। तो उसमें लिखा है मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए मैक्सिमम 30 साल तक कर सकते हो। ऐसे ऐसे और कई बातें लिखी है। ओसिन अग्रवाल, बेटा अभी तो समझा या 500 का पॉइंट? आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन छोड़ो, कल पढ़ना, आपको आएगा समझ में। सर ज्यादा से ज्यादा कितने के डिवेंचर इशू कर सकते हैं? बेटा ये सब ना ऐसा दिखने वाला, आगे बड़ी सारी स्लाइड है। ओके, हाँ तो इसमें आपको ये बोला गया कितने मैक्सिमम इशू करोगे? जितने आपको जरूरत हो और जितना लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, कोई लिमिट नहीं है ऐसी। डीआरआर की जो हम बात कर रहे थे वो बात हम कंप्लीट करें। हाँ, जिसको कल पढ़ना है वो अभी जा सकते हैं, है ना बेटा? बाकी कल का टाइम मैं अभी बता दूंगा आपको, मतलब हर्षित भैया बता देंगे। काफी इंसिस्ट कर रहे हैं ये कल पे, तो कल फिर अपन 2-3 घंटे क्लास लॉ की रख लेंगे, बाकी का देख लेंगे। काफी इंथुसियास्टिक बच्चे कल 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 कर रहे हैं। पढ़ेंगे बेटा कल, डोंट वरी। आप ऐसा मत सोचो कि छुट्टी हो जाएगी, पढ़ेंगे, आपकी बात रखी जाएगी, ऐसा नहीं। डीआरआर, अब डीआरआर कितना बनाना है सर? और साथ में डीआरएफ भी बनाना है सर। अरे तुम कितने बेसब्र हो, स्लाइड कट नहीं हो रही है, मैंने जूम करी तुमको समझाने के लिए। नालायक, थोड़ा पेशेंस तो रखो बेटा। डीआरआर और डीआरएफ। डीआरआर इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरएफ इज डिबेंचर रिडम्पशन फंड। सर रिजर्व और फंड में कोई डिफरेंस होता है? होता है क्या? रिजर्व में आप केवल एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हो कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 1 लाख रुपए। सर तो इससे क्या हुआ? पैसे निकाल के अलग रखे क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे निकाल के अलग नहीं रखे, बस ये कह दिया कि इन पैसों को आपको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अरे यार सुनो, एग्जाम के दिन चल रहे हैं, पापा मम्मी यहाँ पे 2 तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन तो ये लगा दें, घर से बाहर नहीं जाएगा तू। ये जो डीआरआर बनाना है ना, जो पापा मम्मी जब कहते हैं ना आपको घर से बाहर नहीं जाएगा, तो उन्होंने आपका डीआरआर बना दिया। अरे पीएनएल डेबिट टू डीआरआर कर दिया। ये पीएनएल ही होता तो बाहर जा सकता था ना डिविडेंड के फॉर्म में। हेलो, पर अब ये डीआरआर बन गया तो डिविडेंड के फॉर्म में बाहर नहीं जा सकता। तो डीआरआर बना दिया मतलब ये घर के बाहर नहीं जाएगा, पर घर के अंदर क्या करेगा वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मैं घर में सोफे पे पड़ा रहूंगा, खाना बनाने में मदद करूंगा, टीवी देखूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो जो मन पड़े वो कर, पर कम से कम आंखों के सामने रहेगा तो बाद में हम जैसे चाहेंगे वैसे यूटिलाइज कर लेंगे तेरे को। तो डीआरआर बनाने से पैसा कंपनी में ब्लॉक हो जाता है। सर वो ब्लॉक होके क्या कैश के फॉर्म में रहेगा? नहीं नहीं, उससे डेटर्स, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वो पैसा अंदर है ना, तो जरूरत पड़ने पे वहां से विड्रॉ करके डिवेंचर होल्डर को चुकाने में यूज कर सकते हैं। डीआरएफ क्या हो गया कि मम्मी बोले घर से बाहर जाना मत, ये तेरा रूम है, ये टेबल है, ये चेयर है, और अब यहां पढ़ाई हो रही है, ध्यान रखना। स्पेसिफिकली डेडिकेट कर दिया आपको, इसके अलावा तेरा और कोई यूज अलाउड नहीं है। नो मोबाइल, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो गेम्स, दिस इज द डेडिकेटेड यूज। ये आप बन गए डीआरएफ। डीआरआर तो आपने बना ही लिया, मतलब घर से बाहर तो जाना नहीं है, पर अब घर के अंदर के कहां रहना है?
तो बोले एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के ये पैसा उसमें डाल दो ताकि किसी और चीज में ये यूज हो ही ना पाए। डेडिकेटेडली डिवेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट करने में ही काम आ जाए। समझे? तो जो ऑल इंडिया लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। उनके तो आरबीआई ने यूं ही मतलब गर्दन टाइट पकड़ रखी है। क्या क्या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बना और सीआरआर और क्या क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ना बैंक्स। क्या बनाते हैं? सीआरआर एसएलआर बनता है ना, वो तो वैसे ही बेचारे कब्जे में, तो उनको इधर डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी, यार तुम भी मजे करो, तुमको भी कोई जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी हो, हाँ सर, उसमें भी तुम एनबीएफसी हो क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सर इसका मतलब क्या है एनबीएफसी का? वो जो मनी लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, मनी बोरोइंग का बिजनेस करते हैं, लोन लेने लोन देने का धंधा करते हैं, वो एनबीएफसी है। उसको भी डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनलिस्टेड हूं और अदर्स हूं, यानी हम तो कोई ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सब है, तू बना डीआरआर। और वो भी सिर्फ कितना? 10%। डिवेंचर के अमाउंट का सिर्फ कितना? 10%। डीआरएफ लिस्टेड कंपनी को बोल दिया 15% बनाओ, और अनलिस्टेड में अदर्स को क्या बोल दिया? 15%। सर यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ये इसमें वो उसमें नहीं है। ये टेबल बना दी मैंने। मैं चैलेंज देता हूं आपको कि बेयर एक्ट से ये लैंग्वेज पढ़ लो, पसीने छूट जाएंगे आपके। ये जो टेबल यहां बनी हुई दिख रही है ना, इस टेबल को यहां से मत पढ़ना और सीधे वेयर एक्ट से पढ़ के इंटरप्रीट करने की कोशिश कर लेना, दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी खतरनाक डिफिकल्ट लैंग्वेज में ये वाली बात लिखी है। खैर आपके लिए सिंप्लीफाइड है, ये हिस्सा सिर्फ छाप दो आप, दिस पार्ट ओनली, वहीं पे छाप लो, पुरानी वाली स्लाइड के आजू बाजू में ही, उसके ही नीचे टेबल बना लो। या चलो कल कर लेंगे इसको, फिर छोड़ो, छापना ही तो है अब, बड़ी स्लाइड है, फिर समझ के छाप लेंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं होली की, धुलैंडी की। रंग मत खेलना, खेलो तो जिनके साथ ऑलरेडी रहते ही हो उन्हीं के साथ खेलना, बाहर के नए नए लोगों के साथ मत खेलना। और कुछ नहीं तो छत पे जाके कलर की बाल्टी डाल के अपने सिर पे डाल लेना, पर नए नए लोगों के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं।